हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उस घटना से आप सब वाकिफ होंगे। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वही 3 दिसंबर 1984 की वह काली रात के बारे में जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस देश के और मध्य प्रदेश की जनता के। वैसे तो देखा जाए तो सन 1984 का आखिरी 3 महीना भारत देश में 3 बड़ी त्रासदियों के लिए जाना जाता है। अक्टूबर महीने के आखिरी दिन में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। अगले ही दिन यानी कि नवंबर के पहले सप्ताह में हजारों सिख भाइयों को जिंदा जला दिया जाता है। और तीसरी घटना 1 महीने बाद दिसंबर का 2 और 3 तारीख की मध्य रात्रि में भोपाल में गैस रिसाव की वजह से हजारों लोग मारे जाते हैं। अगर हम इस 3 घटना का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि पहली जो घटना थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की हत्या, वो थी विश्वासघात की पराकाष्ठा। दूसरी त्रासदी सिखों का नरसंहार जो कि क्रूरता की पराकाष्ठा थी। और तीसरी जो कि सबसे बड़ा ग्रेट इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है, भोपाल में गैस रिसाव के वो लापरवाही की पराकाष्ठा थी। आज दोस्तों हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। भोपाल की जिस फैक्ट्री में ये आपदा हुई उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड लिमिटेड। ये कंपनी 100 साल से भी पुरानी है और आप अगर इसका नाम नहीं जानते तो इसके प्रोडक्ट जरूर जानते होंगे। अपनी लाइफ में एवरेडी बैटरी का एक बार यूज़ तो किया होगा। यह बैटरी यही कंपनी बनाती थी। इसके अलावा कार्बन उत्पाद, वेल्डिंग उपकरण, प्लास्टिक, औद्योगिक रसायन, कीटनाशक और समुद्री उत्पादों का उत्पादन करती थी। दुनिया भर में इसके प्लांट फैले हुए थे और केमिकल उत्पादन करती थी। सन 1994 में इस कंपनी का नाम बदलकर एवरेडी बैटरीज रखा गया। लेकिन अगर आप पुराने समय की बात करें तो ये यूनियन कार्बाइड लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। सन 1962 में कंपनी एक पोस्टर रिलीज करती है। बहुत ही मज़ेदार एड है। उसमें दिखाया गया था कि कुछ लेबर जा रहे हैं और पीछे से एक बड़ा सा हाथ टेस्ट ट्यूब के जरिए कुछ केमिकल को सड़क पे डाल रहा है। अगर इस विज्ञापन को हम आज देखते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत ही नकारात्मक छवि पैदा होती है, लेकिन उस टाइम में इसका एक बहुत ही सकारात्मक मतलब था कि कैसे यूनियन कार्बाइड के पेस्टिसाइड और उसकी न्यू टेक्नोलॉजी देश के कृषि विकास में मदद कर रही है। सन 1969 में यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम का प्लांट भोपाल में लगाया जो कीटनाशक दवाइयाँ बनाने का प्लांट था। इस पे एक गैस इस्तेमाल की जाती थी जिसको MIC के नाम से जाना जाता था, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। MIC कोई साधारण गैस नहीं होती है, वो एक काफ़ी ज्वलनशील गैस है और पानी और हवा के संपर्क में आते ही वो जलने लगती है। इसकी गंध बहुत तेज होती है। हवा में इसकी ज़्यादा मात्रा होने पर मनुष्यों पर यह बुरा प्रभाव डाल सकती है। ये फेफड़ों से पूरा का पूरा ऑक्सीजन निकाल देती है। इसका कोई रंग नहीं होता है। बहुत ही कम तापमान पे यह उबलने लगता है। लेकिन MIC यहाँ बनती नहीं थी। इसका उत्पादन यहाँ नहीं होता था। इसको अमेरिका से आयात किया जाता था। लेकिन हुआ ऐसा कि कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से और डिमांड कम होने की वजह से यूनियन कार्बाइड को काफ़ी नुकसान होने लगा। दोस्तों सन 1980 का जो दशक था वो भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक फसल की विफलता और अकाल के कारण ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई थी और किसानों में जो कीटनाशक में जो निवेश करने की क्षमता थी उसमें भी कमी पाई गई। इस वजह से कंपनी ने डिसाइड किया कि अभी वो MIC का इंपोर्ट नहीं करेंगे, उसको इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। यही पहला रेड फ्लैग था कि MIC गैस है उसको भारत में बनाना, क्योंकि दोस्तों केमिकल्स को बनाना और उसको मिक्स करना ये बिल्कुल ही सेफ नहीं होता है। लेकिन फिर भी 5 साल बाद सरकार द्वारा UCIL को परमिशन दे दी गई। इसी समय के बाद कंपनी को कहा गया कि एक प्रॉपर इवैक्यूएशन प्लान बनाना चाहिए। अगर कोई डेंजरस गैस लीक हो जाए तो भोपाल में रहने वाले लोगों को पता हो कि कैसे रिएक्ट करना है और कैसे इवैक्यूएट करना है। सब जानते थे कि यहाँ पर इस प्लांट में डेंजरस केमिकल की प्रोडक्शन करी जाएगी, लेकिन कंपनी के द्वारा कभी नहीं बनाया गया। 1981 में एक वर्कर की डेथ हो जाती है MIC के एक्सपोजर से, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी ने कोई एक्शन नहीं लिया। प्लांट ऐसे ही चलता रहा। इसी समय कंपनी जो पेस्टिसाइड्स बना रही थी सेविन करके उसकी सेल्स नीचे गिरने लग गई। कंपनी के कंपटीशन में कई और कंपनियां जुड़ गई जिसके प्रोडक्ट
यूनियन कार्बाइड की प्रोडक्ट से सस्ते थे। यूनियन कार्बाइड के ऊपर प्रेशर बना, ठीक है, प्रेशर की वजह से उसको अपना दाम कम करना पड़ा और यह करने के लिए इन्हें कई जगह से अपनी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी। जो वर्कफोर्स थी उसे कम किया गया और नए वर्कर्स को हायर किया गया। अक्सर पाया गया कि जो नए वर्कर्स हायर किए गए थे कंपनी के द्वारा वो अंडर क्वालिफाइड थे। सेफ्टी प्रिकॉशन को इग्नोर किया गया पैसे बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पाइप अगर खराब निकलती थी तो उसे चालू क्वालिटी से रिपेयर कर दिया जाता था रिप्लेस करने की जगह। रेगुलर लीक्स होने लगे। जो वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहे थे उन्हें चिंता होने लगी। यूनियन कार्बाइड के प्लांट के पास करीबन 20% भोपाल की पॉपुलेशन रहती थी। यह बहुत खतरनाक था। गहराई से समझते हैं कि प्लांट के अंदर चल क्या रहा था। मैंने जैसे बताया MIC का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा था। उस प्लांट के अंदर अब MIC को लिक्विड फॉर्म में 3 बड़े अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर किया जाता था, जिसमें से 2 टैंकों को MIC से भर दिया जाता था और एक को इमरजेंसी के लिए पूरा खाली छोड़ना था, ठीक है, सेफ्टी के लिए। तो जो 2 टैंक भरना था वो 2 टैंक का उसके वॉल्यूम के 60% ही भरना था। 60% से ज्यादा नहीं भरना था, क्योंकि बात क्या है ना दोस्तों, MIC प्लस पानी एक बहुत ही खतरनाक रिएक्शन है। अगर MIC पानी के साथ और हवा के साथ कांटेक्ट में आ जाता है तो एक पॉइजनस गैस रिलीज होती है। और टैंक में प्रेशर और टेम्परेचर को रेगुलर चेक किया जाता था। इस टैंक में 2 पाइप आ रही थी। एक पाइप टॉक्सिक गैस को बाहर भेजती थी और उसे बर्न करने के लिए भेज देती थी, और जो दूसरी पाइप थी वो टैंक के अंदर आती थी और नाइट्रोजन डालती थी। अगर टैंक में प्रेशर कम हो जाए तो उसे नाइट्रोजन डाल के प्रेशर को सही किया जाता था। यहाँ काम कर रहे वर्कर की एक रूटीन एक्टिविटी थी कि ये पाइप को डेली चेक करने का और साफ करने का। जब भी 7 इसमें से निकला जाता था तो उसे सेफली प्रोसीजर फॉलो किया जाता था। तो सुनकर तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इतना मुश्किल नहीं था इसको समझना। जिस रात को ये दुर्घटना बनी उस रात की बात मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 टैंक को उससे 60% से ज्यादा नहीं भरना था, लेकिन उससे उस दिन ज्यादा भरा गया। और तो और इमरजेंसी टैंक को भी 7 से भर दिया गया। दूसरी चीज, 3 में से 2 टैंक का प्रेशर सही नहीं था। तीसरी चीज, MIC का जो इंडिकेटर था वो काम नहीं कर रहा था। लेकिन इसके अलावा एक अलार्म लगाया गया था कि जो अगर बजता था अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इस अलार्म को सालों पहले डिस्कनेक्ट कर दिया गया था, तो ये अलार्म भी बंद था। चौथी चीज, हर प्रेशर वेसल पर प्रेशर कंट्रोल वाल्व लगा था। उसमें से एक टैंक का प्रेशर कंट्रोल वाल्व काम नहीं कर रहा था। इसके अलावा लास्ट और फाइनल प्रॉब्लम, अगर कुछ गलत होता है फैक्ट्री में तो 2 बड़े अलार्म लगाए गए थे। एक अलार्म फैक्ट्री में काम कर रहे वर्करों के लिए था और दूसरा फैक्ट्री के आसपास रह रहे लोगों के लिए था। लेकिन दूसरा अलार्म जिस टाइम में ये घटना घटी, जिस टाइम पे ये दुर्घटना हुई, ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जो दूसरा अलार्म है वो बजा ही नहीं। रात के 9 बजे वर्कर ने अपनी शिफ्ट चेंज की और यूनियन कार्बाइड में नए वर्कर काम करने के लिए आए। उसने अपना रूटीन काम करना चालू किया। MIC टैंक में लगी पाइपों को धोना चालू किया। उसने पाइप में पानी डाला और नोटिस किया कि पानी दूसरी तरफ से बाहर नहीं आ रहा था। फिर से वही प्रोसेस किया, फिर से वही हुआ, पानी दूसरी तरफ से पानी बाहर नहीं आ रहा। वो ये देख के ज्यादा हैरान नहीं हुआ। उसने सुपरवाइजर को इसकी रिपोर्ट की तकरीबन 11 बजे और सुपरवाइजर ने ऑपरेटर को कहा कि पानी को ऐसे ही चलता रहने दो, जो दूसरे शिफ्ट में जो लोग आएंगे वो इस पानी को स्विच ऑफ कर देंगे। आमतौर पर पाइप पर स्लिप ब्लाइंड जैसी चीज लगी हुई रहती है जो पानी को टैंक में जाने से रोकती है, लेकिन इस पाइप में स्लिप ब्लाइंड नहीं लगी थी। करीब 10 बजे के आसपास जो पहला वाला टैंक है E610, उसमें पानी चला जाता है, जिसमें एक भारी मात्रा थी MIC गैस की। MIC और वाटर के रिएक्शन से गैसेस का क्लाउड फॉर्म होना चालू हो गया। लेकिन जो वर्कर इस समय प्लांट में मौजूद थे उसको इतनी साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी। करीब 1 घंटे बाद नए वर्कर काम करने के लिए आते हैं और उन्होंने देखा कि उनकी आंखें जलने लगी थी।
उसने टैंक के पास जाकर प्रेशर देखा। प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा था, लेकिन उन्हें लगा कि सेफ है, लेकिन उनकी आंखें अभी भी जल्दी बंद नहीं हो रही थी। तो उसने सोचा कि कहीं कहीं कोई लीक हुआ है, चलो लीक को ढूंढते हैं। और 11:45 PM के आसपास उन्होंने लीक ढूंढना चालू किए। उसमें से एक वर्कर ने एक जगह से पानी की कुछ बूंदें गिरते हुए देखी। अगले 1 घंटे में प्लांट में क्या हुआ, इसकी आज भी डिबेट होती है दोस्तों, लेकिन माना जाता है कि वर्कर ने लीक को इग्नोर किया और अपनी टी ब्रेक ली करीबन 12:45 AM को। लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि पैनिक उससे पहले ही शुरू हो गया था। यहाँ पर ब्लेम कुछ सुपरवाइजर और वर्कर पर डाला जाता है, क्योंकि उन्होंने इस गैस लीक को सीरियसली नहीं लिया। तकरीबन 12:45 AM के आसपास रियलाइज हो गया था कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। प्रेशर और टेम्परेचर काबू से बाहर चला गया था। याद रखिए कि ये जो तीनों टैंक थी वो अंडरग्राउंड थी। ऊपर ना कंक्रीट टूटना चालू हो गया। एक सुपरवाइजर ने कंट्रोल रूम में भागता है और अलार्म बजाने के लिए E610 से गैस बड़ी तेजी से बाहर निकल रही थी। इसके बाद जो पानी टर्न ऑन किया गया था उसे टर्न ऑफ किया गया। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम करीब रात को 1 बजे मौजूद लोगों ने यह रियलाइज कर लिया था कि अब सिचुएशन इंसान के काबू से बाहर हो गया है। इसलिए सारे वर्कर और यहाँ मौजूद लोगों ने फैक्ट्री को एवेक्यूट करना चालू किया। 1 बजे के बाद भोपाल शहर की हालत बहुत खौफनाक थी। गैस शहर के ज्यादातर हिस्सों में पहुंच चुका था। Yep. It's Chief of the Police. There has been a gas leak from the Union Carbide plant. Swaraj Puri here. Yes, जानवी, मैं भोपाल यूनियन कार्बाइड से बोल रहा हूँ। MIC लीक हो गया, MIC, इमरजेंसी, MIC लीक हो रहा है। सारा का सारा MIC लीक हो रहा है, सारा का सारा। एक मिनट, मुझे देखिए, प्लीज होल्ड कीजिए मुझे इसका तोड़ चाहिए, इसका इलाज चाहिए। सुनिए मेरी बात सुनिए, हमने सब कुछ ट्राई किया। मैं सेफ्टी ऑफिसर बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए मत, ये बस्ती में फैल रहा है, प्लीज। अगली सुबह हजारों लोग मर चुके हैं। सड़कों पर जानवरों की डेड बॉडी दिख रही है। ये इंडिया का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर बन जाता है। उस टाइम ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि तकरीबन 40 टन से अधिक मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें तुरंत कम से कम 3800 लोग मारे गए।